दुनियादारी के अंदर आया, थोड़ी समझ हुई, तो मेरा सबसे पहला जो गोल बना वो गोल बना कि मेरे को पैसे कमाने हैं। यार पैसे जल्दी से कमाए जाए, बहुत सारे पैसे कमाए जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पैसे कमाने के चक्कर में मैं ये चीज भूल गया कि मुझे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे। तो मैंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और मैं पैसे की तरफ लग गया। थोड़े दिन बाद मेरे को समझ में आया यार पैसा तो बहुत आ जाएगा आज, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। और तब मैंने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया। आज हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, सब कुछ है। और मैं सभी लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा, देखिए हमारे हाथ में जो है ना, सबसे पहले हम उसको सुधार सकते हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम नहीं सुधार सकते। आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, रातों रात नहीं आ सकती। वो आने में 2-4 साल लगेंगे। लेकिन वो 2-4 साल के दौरान अगर आपने अपने स्वास्थ्य को खराब कर लिया, तो वो 2-4 लाख की इनकम आने के बाद भी आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा। और बीसी सर हमेशा कहते हैं, एक बात कहते हैं, वो कहते हैं खुश आदमी के पास 100 चीजों की जरूरत है। ईशा मैम भी ये बात बोलती है, गामा ओरिजिनल से हमारे बीच आती है तो, एक खुश आदमी को 100 चीजें चाहिए। उसको गाड़ी चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको बंगला चाहिए। स्वस्थ आदमी को, खुश आदमी को 100 चीजें चाहिए। लेकिन एक बीमार आदमी को सिर्फ और सिर्फ इलाज चाहिए। वो कहता है यार मैं ठीक हो जाऊं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी नियामत ऐसे है। और जितेंद्र जी अगर इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, और जितेंद्र जी अगर योग से स्वस्थ करवा रहे हैं, बाकी तो आरसी न्यूट्रिशन की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से, अच्छे विचारों की वजह से हमारी हेल्थ को ठीक कर ही कर रहा है। लेकिन योग बहुत जरूरी है साहब। भाई पहले तो हिंदुस्तान के लोग योग को मानते थे, बाकी गोरे हंसते थे। अब तो गोरे कहते हैं भी योग करो और योग दिवस मनाओ, और वो हमसे ज्यादा योग करते हैं। गोरों की एक अच्छी बात क्या है, जो चीज उनको समझ में आती है ना, वो उसके पीछे हाथ दोगे नहीं, नहा दोगे पड़ जाते। हमारी तकलीफ ये है कि हमें समझ में आ जाता है तो भी हम उसके पीछे नहीं बढ़ते। जैसा कि विजय जी ने बोला, मैं इस बिजनेस में आया, मेरा बैकग्राउंड बड़ा पुअर है। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है साहब। मैं 9वीं क्लास तक गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैं खेती किसानी करने लगा। झोला छाप डॉक्टरी भी मैंने की है। मैंने कुछ दिन सब्जी भाजी भी बेची है। मैंने खेती किसानी भी की है। मैंने दूध भी बेचा है। यानी पैसे कमाने के लिए जितने से काम करने होते हैं एक आदमी को, वो काम मैंने सारे आज से कई साल पहले किए हैं। उन सब कामों को मैं करता था, लेकिन उन कामों को करके मैं कभी खुश नहीं होता। वजह बताऊं क्यों? सिर्फ एक वजह थी, सिर्फ एक वजह, कि मेरे सपने बड़े थे और उन कामों से मेरे सपने पूरे नहीं हुए। जब मैं किराना शॉप पे नौकरी करता था 92 में, तो 400 रुपए महीना मिलता था। 6 महीने नौकरी करने के बाद मेरे को एक बात समझ में आ गया, आत्माराम जिंदगी भर ये नौकरी करेगा तो भी तेरे सपने पूरे नहीं हुए। मेरा सपना था बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। बीमार हो गया इसलिए पढ़ाई छूट गई, इसलिए डॉक्टर नहीं बन पाया। डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैंने कहा यार डॉक्टर नहीं बने तो भी क्या होगा, पैसा तो कमाना है, अमीर तो बनना है। कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी है। दादाजी खेती करते थे, उन्होंने संघर्ष किया। पिताजी खेती करते थे, उन्होंने संघर्ष किया। परिवार में दूसरे लोग भी खेती किसानी कर रहे थे, वो भी संघर्ष कर रहे थे। मैं उस संघर्ष वाली लाइफ से बाहर आना चाहता। इट इज माई प्राइम गोल। ये मेरा पहला गोल था कि मुझे वो संघर्ष वाली जिंदगी नहीं जीनी, कंप्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी, वो समझौतों वाली लाइफ नहीं जीनी। मेरे को आज भी याद है साहब, मैं छोटा होता था और मैं कहता था मेरे पिताजी को, जब वो सिटी आते थे गांव से, तो मैं बोलता था पिताजी रसगुल्ले ला देना। वो नहीं लेके जाते थे। बोलते थे फसल बेच के आएंगे, उस दिन तेरे को साथ लेके जाएंगे, उस दिन तुझे खिलाएंगे। साल में एक बार फसल बेचने आते थे, और जब बेचने आते थे ना साहब, तो बड़ा सपना होता था कि आज भरपेट रसगुल्ले खाएंगे, तो खाने को सिर्फ 2 पीस। मैं नहीं चाहता था वो लाइफ जीना यार, और कोई भी नहीं जीना चाहता होगा कंप्रोमाइज वाली लाइफ। लेकिन क्या करें, जीता है आदमी। क्यों जीता है? क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता नहीं। मेरे सामने भी कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहले मैंने झोला छाप डॉक्टरी सीखी, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन पाया, झोला छाप डॉक्टर बन जाऊंगा तो भी प्रोफेशन अच्छा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊं। लेकिन जब मैं उस प्रोफेशन में गया तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पैसा कमाने के लिए आदमी की पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया जाता है। बेइंतहा स्टेरॉइड बेचे जाते हैं, बेइंतहा जेनरिक दवाइयां बेची जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां एक मतलब आदमी को दी जाती है, जिसको कैंसर होने पर डॉक्टर जो स्टेरॉइड नहीं देते हैं ना, वो हम लोग जुकाम में दे देते हैं साहब।
मेरे को लगा आत्माराम यहां से तू पैसे बनाएगा ना, पैसे तो बना लेगा, लेकिन अगला जन्म तेरे को इससे भी घटिया मिलेगा। आज जिस जीवन को तू जी रहा है ना, इससे 1000 गुना खराब जीवन तुझे आगे रहा। तो इस जीवन में कुछ करेगा ना, उससे 10 अगले जन्म तेरे बर्बाद हो जाएंगे। सो मैं उस प्रोफेशन में नहीं रहा और मैं उस प्रोफेशन से बाहर आ गया। क्योंकि अगर मैं अच्छी दवाइयां देता हूं, अच्छा ट्रीटमेंट करता हूं, तो लोग पैसा नहीं देते हैं, उधार में काम होता है। और अगर मैं जेनरिक फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूं, तो लोग पैसे उधार में जाते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य बर्बाद होता है, जो कि मेरे से देखा है। और मैंने खेती करना शुरू किया, खेती से कुछ नहीं हुआ, तो मैंने मेरे दोस्त के कहने पे दूध बेचना शुरू कर दिया। जब दूध बेचता था तो लगा यार दूध बेच के सब कुछ बना लूं, लेकिन जब मार्केट में उतरा तो पता चला कि यहां भी सब कुछ नहीं बनेगा, केवल वही कुछ बनेगा जिसके बारे में अपन ने देखा है कि 2 वक्त की रोटी बन सकती है। काम पे जाऊंगा पैसा आएगा, काम पे नहीं जाऊंगा पैसा नहीं आएगा। काम पे जाऊंगा बात बनेगी, काम पे नहीं जाऊंगा बात नहीं बनेगी। जब तक काम करूंगा तब तक काम है, जब तक काम नहीं करूंगा जिस दिन पैसा नहीं। और वो भी पैसा कितना आएगा, वो पैसा भी इतना आएगा कि जिससे मेरा गुजारा चल सकता है। यानी इतना पैसा आएगा जिससे मेरा गुजारा चल सकता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं बीमार हो गया, क्योंकि मैं पहले काफी बीमार रहा था, तो मेरे को एक डर हमेशा रहता था, अगर मैं दोबारा बीमार हो गया तो क्या हो। मेरी शादी हो गई थी, मेरी फैमिली बन गई थी, मेरी बीवी थी, बच्चे थे सब। मेरी माँ बचपन में डेथ कर गई थी, पिताजी बाद में कैंसर से डेथ कर गए थे। मैंने कहा अगर मैं बीमार हो गया, पिछली बार बीमार हुआ तो पिताजी ने संभाल लिया, इस बार बीमार हुआ तो मेरे को कौन संभालेगा और परिवार को कौन संभालेगा। अब मेरे ऊपर मेरे साथ साथ मेरे परिवार की जिम्मेवारी भी है। तो यार मुझे काम तो कोई ऐसा करना होगा जिस काम से मैं मेरी लाइफ को भी अच्छा बना सकूं, मेरे बच्चों की लाइफ को भी अच्छा बना सकूं, मेरे बच्चों के लिए समय भी मेरे पास हो, मेरे बच्चों की जरूरतों के लिए पैसा भी मेरे पास हो, और मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो। इस दुनिया में भाई साहब आदमी मरता है ना, तो आदमी के लिए कम लोग रोते हैं। ये कड़वी सच्चाई, ये बुरा मत मानिएगा। उस आदमी से आने वाली आमदनी के लिए लोग ज्यादा रोते हैं। उससे जो इनकम आ रही है ना, उसके लिए ज्यादा रोते हैं। मतलब आदमी से प्यार नहीं है, उस पैसे से प्यार है। क्यों प्यार है मालूम है? आदमी से प्यार करते हैं, बट आदमी से प्यार करें तब जब पैसे की भूख मिटे। वो आदमी मरते ही पता है कल चूल्हा कैसे जलेगा, वो आदमी मरते ही पता है कल पता नहीं क्या क्या होगा। आप बोलोगे अरे सुबह सुबह शुभ वचन बोल यार, सच कड़वा होता है दोस्त, सुबह हो चाहे रात हो। अभी भी सुबह कोई कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई कोई हार्ट अटैक से मरेगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी निकल रही होगी, वो सुबह ही निकल रही है। पता नहीं अगली किसकी हो सकती है, सोचना पड़ेगा दोस्त। कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आती है, मालूम है क्यों बंद कर लेता है? उसको लगता है मैंने आंखें बंद कर ली, अब मैं बिल्ली को नहीं दिखूंगा, और बिल्ली उसका नाश्ता कर लेती है। हम आंखें बंद करके नहीं जी सकते, बिकॉज हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी केयर करना। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमारी ड्यूटी है। उनकी जरूरतें पूरी करना हमारी ड्यूटी है, उनके सपने पूरे करना हमारी ड्यूटी है। और जब मैं ये सोचता था तो मेरे को लगा आत्माराम सपने तो तू खुद के ही पूरे नहीं कर पाया, बच्चों के कहां से पूरे करेगा। और मैं हमेशा कोई भी काम करता था, मेरी नजर हमेशा अवसर के सामने होती कि कोई दिन ऐसा आएगा जब कोई अवसर मेरे को आएगा और वो अवसर मेरे को मिलेगा और मैं उस अवसर को पकड़ के वो बना दूंगा जो मैं बनना चाहता। लेकिन साहब अवसर के साथ एक बात होती है साहब, अवसर इतना बुरे रूप में आपके सामने आता है। अवसर जब कहते हैं कि जब आपके सामने आता है ना, तो उसका चेहरा ढका रहता है बालों से, आदमी उसको पहचान नहीं पाता है। जैसे वो घोड़ी पे बैठ के दूल्हा जब जाता है तो उसके आगे वो लटका रहता है ना, शेरा वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वो लटका रहता है, तो उसको पहचान ही नहीं पाते। ऐसे उठा के देखना पड़ता है, घूंघट उठाना पड़ता है। तो अवसर जब भी किसी इंसान के सामने आएगा ना साहब, ऐसे ही रूप में आएगा, वो अवसर को नहीं पहचान। और सेम चीज मेरे साथ, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, फोन करके बोला फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊं।
चूंकि मैं दूध बेच रहा था, साथ में किसानी भी कर रहा था, तो मैं बिजी तो था, फ्री वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरे दिमाग में उसने एक वायरस डाला था, उसने कहा फ्री होके मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस दूंगा। अब मैं हिंदुस्तानी आदमी हूं साहब, और हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक चीज होती है साहब, फ्री में कुछ भी तो लेने को तैयार रहता है। जहर भी दोगे तो ले लेगा, बोलेगा ले लेता हूं, अपने नहीं तो पड़ोसी की काम आएगा। मैं भागा भागा उसके पास गया, उसकी मेडिकल की दुकान थी, मैंने कहा बता भाई क्या है। तो उसने मेरे को एक गत्ते का पैकेट दिखाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था आरसीएम बिजनेस एनएम किट। ये बात 18 सितंबर 2002 की। ये एनएम किट, आरसीएम बिजनेस एनएम किट, यानी आरसीएम बिजनेस की किट थी जिसमें 3 जोड़ी कपड़े थे, गत्ते का पैकेट था। मैंने कहा ये क्या चीज है? बोले कपड़ा है। कपड़ा अब ऐसे कब से आने लग गया? वो तो डंडे पे लपेटा हुआ वो थान टाइप का आता है। बोला नहीं ये अभी आने लगा है, और इस कपड़े की खास बात है, इस कपड़े को पहनकर आदमी अमीर बन सकता है। अमीर बन सकता है पहन के? बोला हाँ। मैंने कहा खाया क्या? मेडिकल की दुकान थी। मैंने कहा क्या खाया था? बोला क्या बात है? मैंने कहा बैठी बैठी बातें क्यों कर रहा है? अरे कपड़ा बेचने से तो लोग अमीर बनते हैं, खरीदने से कभी कोई अमीर बना है भला? खरीदने से कोई अमीर बना है भला? बोले ये कपड़ा नए तरीके से, इससे बिचौलियों को हटा दिया जाता है, ये कपड़ा डायरेक्ट कंपनी जाता है, बीच का पैसा बच जाता है, और जिससे हम अमीर बन जाते हैं। अब वो बेचारा 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, उसको प्लान नहीं दिखाना आता, प्लान उसको नहीं आ रहा है, वो तो मेरे को सीधा सीधा समझा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे को एक बात समझ में आई, उस बैग को मैंने गौर से देखा तो उसमें किट शब्द था, KIT किट। मैंने कहा आत्माराम को आया है, इसको ये किट टिका के गए, अब ये किट तेरे को टिकाने वाला है, इससे बच के भाग। अवसर था मेरे सामने, बट मैं उसको पहचान नहीं रहा था, मैं भागने की कोशिश। उस दोस्त ने मुझे पौने घंटे तक समझाया था, 45 मिनट तक उसने जितना वो मेरे को समझा सकता था समझाया, लेकिन मेरी खोपड़ी में एक बार भी नहीं घुसा, एक शब्द भी नहीं घुसा। मेरे को एक ही चीज लग रही थी, ये फंसाएगा। हालांकि आज मैं सोचता हूं यार, 1260 का कपड़ा फंसा के बेचारा क्या फंसा रहा था वो। कितना आदमी, कितना मतलब, कई बार मैं अपने आप को कहता हूं यार मैं कितना बेवकूफ था उसके। 1260 रुपए में क्या मेरा क्या लूट सकता था यार? वो कपड़ा मैं बाजार से भी लाता था। बात कपड़े की नहीं थी, मैंने 2 बार उसको बोला, मैंने कहा कपड़ा दे दे, 12 नहीं दूंगा, कपड़ा ले सकता हूं। हालांकि पैसे नहीं थे मेरे पास, 2000 रुपए महीना दूध बेच के कमाने वाले आदमी के पास 1260 रुपए नहीं हो सकते। आज 20,000 की सैलरी वाले को बोलो भाई साहब 12,500 रुपए है क्या, वो नहीं होंगे उसके पास। लेकिन मैं दे सकता था 1260, कहीं से भी जुगाड़ करके दे सकता था। बट मेरे को डर लग रहा था उस फार्म से, जिसमें उसने बोला फार्म भरेंगे, कंपनी में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट लगेगा, आपका आईडी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फोटो लगेगा। तो बोला पता नहीं यार, दुनिया को पता चल जाएगा, कहीं फंसा देगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं कितने सारे विचार नेगेटिव मेरे सामने थे। अगर वो सब रखूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं रख। आखिर उसने 1 घंटे तक बेचारे ने मेरे को समझाया, समझाने के बाद में वो तंग आके मेरे को बोलता है चाय पिएगा? मैंने कहा चाय तो पीऊंगा। तो वो सामने एक चाय की दुकान थी, चाय का बोलने गया। कई सालों बाद पता चला कि वो चाय तो आवाज लगाने से भी दे रहा था चाय वाला, लेकिन वो चाय का बोल के इसलिए आया कि वो चाय वाले के पीछे एक STD PCO था, और उस STD PCO से उसने अपने अपलाइन को फोन किया। वो अपलाइन उसके चाचा जी थे, और उनको फोन किया, बोला भाई वो मुर्गा आ तो गया, हलाल नहीं हो रहा है, चाचा जी आप आ जाओ। और थोड़ी देर बाद में इधर से चाय आई, इधर से वो कार आई, उस कार में से गोरा चिट्टा आदमी गुरुदेव पीसी छावड़ा जी जैसा निकला, और निकल के मेरे को हाथ मिला के बोलता है हेलो आत्माराम जी क्या हाल है? साहब आप मेरे को कैसे जानते हो? क्योंकि मैं उनको नहीं जानता तो वो मेरे को कैसे जानते? बोले आपको कौन नहीं जानता, आप इतना बढ़िया दूध जो बेचते हो। अरे 1 बूंद दूध कभी लिया नहीं, और आप कह रहे हो इतना बढ़िया दूध बेचते हो। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है, बड़ा आदमी है और बोल रहा है। तो बाद में पता चला वो दोस्त ने फोन किया था ना, तो उसमें उन्होंने मेरा प्रोफाइल ले लिया था, नाम क्या है, आत्माराम है, क्या करता है, दूध बेचता है। बोला आदमी को उसके नाम से पुकारो और उसके धंधे की तारीफ करो तो आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसको जैसे मर्जी काट लो। तो उन्होंने वो 2 डायलॉग इसलिए मेरे पे मारे, मेरे को बैठाया। उन्होंने चाय पीते पीते मेरे से एक शब्द पूछा, आत्माराम जी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? मैंने कहा यस। कौन है जो नहीं करना चाहता? बट वर्तमान में भी तो कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करना चाहते हो, मेरे पूछने का मतलब है अमीर बनना चाहते हो। मैंने कहा साहब
भगवान ने अपने जीवन में कहाँ अमीरी लिखी है? अपनी जिंदगी में अमीरी नहीं आ सकती है साहब। अगर अमीर बनना होता तो अंबानी के घर पैदा होते, इधर काय को पैदा होता है? बोले नहीं, अंबानी के घर में पैदा होने वाले अमीर थोड़ी, और भी तो लोग अमीर होते हैं। मैंने कहा साहब और होते होंगे या नहीं होते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है मेरी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी हुई है। बोले क्यों? क्या आपने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी है? मैंने कहा अपने हाथों से लिखता तो मैं मुकेश अंबानी का बाप बनता, धीरू भाई अंबानी। अपने हाथों से नहीं लिखी है साहब, ऊपर वाले ने लिखी है। नसीब साहब लिखे रब ने कच्ची पेंसिल ना। कोई गाना आता है पंजाबी के अंदर कि नसीब हमारे भगवान ने लिखे कच्ची पेंसिल से जो मिट गए हाथ लगाने से। मैंने कहा साहब वैसे नसीब लिखे हुए, नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल ना। जो पंजाब साइड से बैठे होंगे कुछ साथी तो समझे होंगे इस लाइन को। मैंने कहा साहब मेरे भाग्य में अमीरी कहां लिखी है? बोले सवाल ये नहीं लिखी है या नहीं लिखी है, सवाल ये है क्या चाहिए, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। और तब उन्होंने एक लाइन बोली, दोस्तों इस लाइन को लिख लीजिएगा, आज सुबह की ये लाइन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन डाल सकती है। तब उन्होंने कहा कि एक शख्स हुआ है दुनिया में जिसने अमीरी के बारे में पूरा ज्ञान दिया है लोगों को, और उसकी बात को जिन जिन लोगों ने माना वो अमीर हुए। उस शख्स का नाम है मिस्टर जे पॉल गेटी। आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। दुनिया के पहले अरबपति, 26 साल की उम्र में धरती के सबसे पहले अरबपति बने थे मिस्टर जे पॉल गेटी। और उन्होंने एक लाइन बोली थी दोस्त, वो लाइन उस दिन मेरे अपलाइन ने मेरे को बोली, और वो लाइन मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई। और वो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं आपके सामने अब। इफ यू वांट टू बिकम रिच, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड, मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है, और देखो कि वो क्या कर रहा है। ही इज डूइंग, देखो कि वो क्या कर रहा है, और अब आप वो करना शुरू करो, एक दिन आप भी अमीर बन जाओ। ये दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज जे पॉल गेटी साहब की लाइन है साहब, और दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो इस लाइन को फॉलो करते हैं। जितेंद्र शर्मा जी को आप देख रहे हो जूम पे कि वो अनुलोम विलोम ऐसे करवा रहे हैं, भ्रामरी ऐसे करवा रहे हैं, कपालभाति ऐसे करवा रहे हैं। वो जैसा जैसा करवाते हैं हम उनको देखते हैं, और वैसा वैसा करते हैं तो हमारे शरीर में भी वही होता है जो जितेंद्र शर्मा जी के साथ होता है। जो जितेंद्र शर्मा जी बन रहे हैं वही हम बन रहे हैं, जो स्वास्थ्य लाभ जितेंद्र शर्मा जी को हो रहा है वही हमें हो रहा है। लेकिन एक आदमी सुबह 5 बजे जितेंद्र शर्मा जी के ऑपोजिट साइड में बैठा है, समोसे खा रहा है, और हम समोसे खाना शुरू कर रहे हैं सुबह सुबह। तो क्या जितेंद्र शर्मा जी वाला हम बनेंगे? जी नहीं बनेंगे साहब, हम वो समोसे वाला बन जाएंगे। जो समोसे खा के वो बन रहा है ना मोटू, वो बन जाएंगे हम, फेटू वो बन जाएंगे हम। यानी इसका मतलब ये है आप कॉपी किसको कर रहे हो। अगर आज आप जो कुछ भी हो, लिख लो इस लाइन को, कॉपी हो। क्योंकि आप और मैं, हम खुद कुछ नहीं है, हम खुद कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी है दुनिया में वो कॉपी है। कॉपीराइट मार्केटिंग 101 किताब पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। हम जो कुछ भी है ना दोस्त वो कॉपी है। अगर एक आदमी डाकू बनता है ना तो किसी डाकू की संगत से बनता है। अगर एक आदमी धर्मगुरु बनता है तो किसी धर्मगुरु की संगत से बनता है। एक आदमी नेता बनता है किसी नेता की संगत से बनता है। एक आदमी अगर बिजनेसमैन बनता है तो किसी बिजनेसमैन की संगत से बनता है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी बनते हैं ना दोस्त, वो संगत से बनते हैं। इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है, और फिर देखो वो क्या कर रहा है, और फिर वो करो जो वो कर रहा है, आप वो बन जाओगे जो वो बना हुआ है। अब जैसे ही शब्द मेरे अपलाइन ने मेरे को बोले, मैंने कहा साहब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है।
ये बात तो सब जानते हैं, अमीर को देखेंगे तो अमीर बनेंगे। लेकिन मेरे को तो ये बताओ, अमीर है कौन जो मुझे ये बताए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं। फाइंड समवन हु इज रिच। मैं कहां ढूंढूं अमीर को? पहली चीज, अमीर को ढूंढूंगा। दूसरी बात, अमीर चलो मिल जाएगा, मेरे शहर में भी बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन मैं उसकी कॉपी कैसे करूं? मैं कैसे उसकी कॉपी करूं? मैं कैसे पता करूं वो करता क्या है, और वो क्यों बताएगा मुझे कि भाई साहब मैं ये करता हूं आत्माराम जी, आप ये करो, मैं ये बना था, आप भी ये बन जाओगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वो नहीं बताएगा। लेकिन ये समाधान भी जयपॉल गेट्टी साहब ने दिया हुआ है। किसी पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप अमीर बने, दुनिया के पहले अरबपति बने, अगर कोई और आदमी आपकी वाणी को सुन के, आपको देख के ये प्रेरणा ले कि मुझे भी अमीर बनना है, तो क्या वो बन सकता है मिस्टर गेट्टी? उन्होंने कहा यस, कोई भी इंसान इस धरती पे अगर चाहे तो वो अमीर बन सकता है। उन्होंने कहा उसके लिए क्या करना होगा? उनका उसके लिए 4 काम करने हैं, और लिख लीजिए दोस्त इन 4 कामों को। इस धरती के ऊपर जितने भी अमीर है, आप धीरूभाई अंबानी को जानते हो, अमीर है, वो 4 काम किए थे। आप मुकेश अंबानी को जानते हो, अमीर है, वो 4 काम करते हैं। आप रतन टाटा को जानते हो, अमीर है, वो 4 काम। आप टीसी छाबड़ा जी को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। आप बीसी छाबड़ा जी को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। आप बिल गेट्स को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। वॉरेन बफे को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। चार्ली मुंगर को जानते हो, अमीर है, 4 काम करके। एलन मस्क, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, इस धरती पे किसी भी अमीर आदमी को आप जानते हो तो वो ये 4 काम करता है। इन 4 कामों को करने वाला ही अमीर बनता है, और कोई आदमी अमीर नहीं बनता। ये जयपॉल गेट्टी साहब की लाइन है साहब, मेरी नहीं है। मेरा यहां आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे सिवाय। ये 4 काम जयपॉल गेट्टी साहब ने कहा, और वो 4 काम बताने जा रहा हूं। पहला, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना होगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए साहब, आपके शहर में सबसे अमीर आदमी है ना, वो बिजनेसमैन है। कोई प्रोफेशन की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके शहर में अमीरों को ढूंढोगे तो कोई नौकरी वाला नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा। आपकी तहसील में ढूंढोगे ना तो भी अमीर बिजनेसमैन मिलेगा, कोई किसान नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर नहीं मिलेगा, एक नौकरी वाला, यानी कोई प्रोफेशनल नहीं होगा, कोई जॉब क्लास नहीं होगा। अगर कोई अमीर होगा तो वो बिजनेसमैन होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में आप ढूंढोगे ना साहब तो भी अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा। आपके राज्य का सबसे अमीर आदमी ढूंढोगे ना तो भी अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा। आपके देश का सबसे अमीर आदमी ढूंढोगे ना साहब तो भी आपको अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा, मुकेश अंबानी। आप दुनिया का ढूंढोगे ना साहब तो भी अमीर बिजनेसमैन ही मिलेगा। सो पहले तो इस लाइन को आज लिखो, और बच्चों को पीटना बंद कर दो अगर पीटते हो पढ़ाई के लिए, कि पढ़ लिख ले, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अमीर नहीं बनेगा। एक जमाना होता था, आज भी कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। साहब रोनाल्डो $650 करोड़ कमाता है साल के। विराट कोहली 300 करोड़ रुपए कमाता है साल के क्रिकेट के। सचिन तेंदुलकर भगवान है क्रिकेट की दुनिया का, क्रिकेट खेल के 10वीं फेल है। केवल पढ़ने लिखने से आदमी कामयाब नहीं होता। अगर आपको जानकारी चाहिए, आपका यूट्यूब है, उसके ऊपर सर्च करना, फेक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। एक हिंदी में ऑडियो मिलेगी आपको, बुक भी आती है, वो इंग्लिश में है। अगर कोई साथी इंग्लिश पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं तो 9वीं पास हूं, पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैंने तो ऑडियो सुना है। फेक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसको सुन लेना, समझ में आ जाएगा कि हमें क्या बनाया जा रहा है। मैं नहीं बोलूंगा इस जूम पर, सुबह सुबह का वक्त है, मैं नहीं बोलूंगा क्या बनाया जा रहा है, बट फेक FAK, ये प्रोग्राम बीसी सर के जूम यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रहा है, तो आप यहां से बाद में भी इसको याद कर सकते हो। FAKE, फेक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। हिंदी ऑडियो मिल जाएगी, 20-22 मिनट की है। सुनोगे ना, पूरी किताब का सारांश है उसमें। किताब तो नहीं है, बहुत कुछ है बुक में तो, लेकिन वो उतना सुन लोगे तो भी बहुत सारी समझ में आ जाएगी बात, कि हमारी परवरिश कैसे हुई है। माँ बाप की परवरिश नहीं, कंडीशनिंग।
जो हमारी स्कूल ने की है, हमारे समाज ने की है, हमारे माहौल ने की है, हमारी सरकारों ने की है, जो जो कंडीशनिंग हमारी हुई है ना, वो सारी कंडीशनिंग रॉबर्ट की है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आत्माराम जी पहली चीज है बिजनेस करना पड़ेगा। मैं बड़ा खुश हुआ साहब, अरे वाह, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, दूध बेच रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बात है यार, जयपोल गेट्टी साहब का बोला हुआ है बिजनेस करना होगा, आपने तो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी तो बल्ले बल्ले। मैंने कहा साहब दूसरा काम क्या बोला हुआ है जयपाल गेट्टी साहब का? बोले दूसरा बोला हुआ है आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, सुबह उठने से रात सोने तक, रात को सोने से सुबह उठने तक, जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो एफएमसीजी कहलाता है। जिन चीजों की रोज आपको जरूरत होती है, जिन चीजों का आप रोज इस्तेमाल करते हो, जिन चीजों को आप रोज यूज करते हो, आज लाओगे 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा लाओगे, आज लाओगे 15 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा लाओगे, आज लाओगे महीने भर बाद खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा लाओगे, ऐसे प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। ऐसे प्रोडक्ट का कारोबार होना चाहिए। आप कार बना के, ट्रक बना के, हवाई जहाज बना के अमीर नहीं हो सकते हो। बोइंग दिवालिया होते होते बची भाई साहब। अगर रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं होता तो बोइंग दिवालिया हो गई, क्योंकि उसके हथियार नहीं निकले थे, वो तो युद्ध छेड़ना पड़ा हथियार बेचने के लिए, ये कंपनी को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध करना पड़ गया, वो अलग मैटर है, उस पर नहीं जाना चाहिए। रतन टाटा कार बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, हवाई जहाज भी अभी बनाना शुरू कर रहे हैं, तीनों ही कंपनियां लॉस मेकिंग है। टाटा मोटर का उठा के देख लो लॉस है, टाटा स्टील का उठा के देख लो लॉस है, लेकिन उन सारे लॉस की भरपाई करके रतन टाटा अमीर सिर्फ टाटा उससे है, टाटा टी की, पहले टाटा कॉफी है, टाटा टी है, टाटा का पानी है, टाटा कंज्यूमर कंपनी जो है उसके बैनर तले जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां काम करती है, उनसे रतन टाटा जी अमीर है। वो इसका रेंज रोवर का, जैगुआर का, टाटा मोटर का और पता नहीं किन किन कंपनियों का घाटा है, वो पूरा करके भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिकॉज एफएमसीजी का इंजन लगा रखेगा। इस दुनिया के सबसे अमीर अडानी जी है ना, आज की डेट में वो दुनिया के दूसरे या तीसरे अमीरों में बात के। गौतम अडानी साहब जो है वो भी, आपको क्या लगता है एफएमसीजी से अमीर है? वो गुजरात में तेल थोड़ा ही निकाल रखा है उन्होंने कि भाई वो तेल की मतलब है उससे अमीर बने। एफएमसीजी है, आपके घर में जो पाइपलाइन से गैस आती है ना, जिसको रोजमर्रा के जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, वो अडानी जी की है। आपके घर में जो सफोला खाते हो ना आप लोग, पूरा हिंदुस्तान खाता है, अपन तो हेल्थ कार्ड वाले हो गए, वो जो सफोला खा रहे हैं ना, वो अडानी जी के घर से आ रहा है, अडानी जी की कंपनी से आ रहा है, यानी वो भी एफएमसीजी से है। बिलगेट्स का ये कंप्यूटर स्क्रीन है ना, ये विंडोज जो अपनी यूज कर रहे हैं, ये भी एफएमसीजी में आता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रोज इस्तेमाल हो रहा है ये। तो ये बिलगेट्स भी इससे अमीर है, यानी दुनिया में जो भी अमीर बने ना, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से बने। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपका बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए। तीसरी चीज, मैंने कहा साहब जल्दी बताओ, मैं तो दूध बेचता हूं, सुबह जब तक ना लाऊं तब तक लोगों की आंख ही ना खुले, मेरे से बड़ा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने कहा तीसरा बताओ, बोले आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए, यानी बहुत सारी जगह फैला हुआ होना चाहिए। एक शहर, एक गांव, एक कस्बे में आप कर रहे हो, दुर्घटना, बाढ़, भूकंप, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कुछ भी नहीं होगा तो कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा तो दायरा सीमित है, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। बहुत बड़े दायरे पे आपका बिजनेस होना चाहिए। जैसे अमूल का दूध पूरे देश में बिकता है, तो अमूल जितना दूध से पैसे कमाता है, मेरे दूध वाला दूधिया कभी नहीं कमा पाएगा उतना, आपके शहर वाला भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि बहुआयामी नहीं है। काम वही कर रहा है जो अमूल कर रहा है, काम वही कर रहा है जो नेस्ले कर रहे हैं, बट नेस्ले और अमूल अमीर बन जाएंगे, वो नहीं बनेगा क्योंकि उसने फैलाया नहीं है। आपका बिजनेस फैलाव चाहिए आपको। और चौथा, मैं थोड़ा सा निराश हुआ, मैंने कहा यार अपना तो एक शहर में ही है, लेकिन जब चौथी लाइन सुनी ना साहब, तो पूरा ही निराश, पूरा हताश हो गया। पूरी जो गुब्बार भरा हुआ था अंदर की, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो सब हवा निकल गई। चौथा, आपका बिजनेस 3% आप पे और 97% दूसरों पे डिपेंड होता है। सीटीपीटी गुम हो गई सर। 3% आप पे और 97 दूसरे, अरे पैसे मेरे को मिले, काम दूसरा करे, ऐसा कभी होता है क्या? बोले हाँ होता है। अगर अमीर बनना है तो यही तरीका है। मैंने कहा साहब ठीक है, चाय पी ली, आप अपना घर जाइए, मैं मेरे घर जा रहा हूं, इस जीवन में अमीरी नहीं है।
इस जीवन में अमीरी नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा आ सकती है अगर आप चाहते हो तो। मैंने कहा ना, अवसर जो है ना साहब, जब भी आपके सामने आएगा बड़े धुंधले रूप में आएगा, पहचान नहीं पाओ। मेरे सामने अवसर था लेकिन मैं नहीं पहचान पा। मैंने कहा साहब कैसे हो सकता है, मैं बड़े सवाल पूछ रहा था क्योंकि मैंने तो कसम खा रखी थी ना, मैं तो भगवान बना बैठा था ना खुद का, कि मेरे को पक्का पता है कि मैं अमीर नहीं बन सकता। मैंने तो पक्का ठोक बजा के लिखा हुआ था मेरे समाज द्वारा, मेरे परिवार द्वारा, मेरे पेरेंट्स द्वारा, मेरे दोस्तों रिश्तेदारों द्वारा, कि भैया अपने जीवन में अमीरी तो मेरी नहीं लिखी हुई है, खैली पुलाव मत खाना, कभी उल्टे पुल्टे सपने मत देख लेना अमीर बनने के, जमीन पे रहना, जितनी रजाई है उतने पैर पसारना, यानी अगर पैर लंबे हो गए गलती से तो पैर काट लेना, रजाई को लंबा करने की कोशिश मत करियो। मेरे को तो ये सिखाया हुआ था। मैं कैसे सोच लूं कि अरे पैर नहीं काटते हैं बावड़े, रजाई लंबी कर लेते हैं, रजाई के आगे एक बीच में जोड़ लगा ले, एक रजाई और जोड़ ले। मेरे को जो सिखाया था, मेरी जो कंडीशनिंग हुई थी, मेरी जो परवरिश हुई थी, मैं उसको कैसे बदल सकता हूं। मेरे जो गुरु थे, मेरे जो टीचर थे, मेरे जो मेंटोर थे, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे बाबा, मेरे फूफा, मेरी बुआ, मेरे पता नहीं कौन कौन, वो सबको मैं कैसे भुला दूं। 70 साल के मेरे दादाजी ने कहा बेटा अपन गरीब हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि दादाजी बेवकूफ है, गलत कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। दादाजी सही कह रहे हैं, हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है, हम गरीब हैं और हमें गरीब बनने का ही राइट है, अमीर होकर बनने का राइट है ही नहीं। मैं कैसे मान लूं दादाजी की बात को गलत। मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी। और सामने एक शख्स बैठा है जिसको मैं जानता नहीं हूं, 15 मिनट पहले वो मेरे पास बैठा है और मेरे को बोलता है आप अमीर बन सकते हो। कैसे मैं उस पर विश्वास करूं, क्योंकि वो अवसर लेके आया, बट अवसर को नहीं पहचान सकता। लेकिन तभी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उनका आत्माराम जी अगर अमीर बनना चाहते हो ना, तो ये जयपुर गेटी की जो बातें लागू होती है, ऐसा बिजनेस मेरे पास है। मैंने कहा साहब मेरे दूध के बिजनेस में तो नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता, अमूल कर सकते हैं, नेस्ले कर सकते हैं, वेरका कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, आप भी करो। बहुत सारे दूध वालों को साथ में रखो, कुछ कमीशन उनको दो, कुछ आप रखो, बहुत सारी जगह दूध को फैलाओ, आप कर लो साहब, उसके लिए पैसा चाहिए। और तब उन्होंने मुझे एयरटेल का उदाहरण दिया। आज मैं आपको जियो का देता हूं। मुकेश अंबानी ने सीईओ में क्या किया साहब, सिम चाइना में बनती है, इंडिया में आती है, आपके मोबाइल में डलती है। अंबानी जी क्या करते हैं आज की डेट में, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। अंबानी जी ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 7 साल का समय, ये 2 लाइनों को लिखो पहले आप अपनी डायरी। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 7 साल का समय, ये अंबानी ने पहले लगाया। जो कुछ भी आज मुकेश अंबानी को हासिल होता है या आकाश अंबानी को जियो से हासिल होता है, उसको पाने के लिए आज जियो का प्रॉफिट है 4500 करोड़ 3 महीने का। जून जुलाई अगस्त क्वार्टर का नंबर अभी आया था, मैंने बड़ी बारीकी से नंबर को चेक किया, वो नंबर है 4500 करोड़ प्रॉफिट का। यानी 1500 करोड़ महीना मुकेश अंबानी जियो से कमाते हैं। 63 करोड़ लोग जियो के ग्राहक हैं, 63 करोड़ लोग ग्राहक है, 1500 करोड़ महीना कमाते हैं। 15,000 हिंदुस्तान में कियोस्क है जहां से जियो की सिमें बिकती है, यानी 15,000 दुकानें हैं जहां से जियो की सिम बिकती है। 10 से 15,000 एम्प्लॉई है जियो के, 10 से 15,000 एम्प्लॉई है जियो के, जो 10 से 15,000 एम्प्लॉई जियो को ऑपरेट करते हैं। मुकेश अंबानी ने आज से कई साल पहले 5 से 7 साल लगाए, जियो का सिस्टम बनाया, एम्प्लॉय रखे, पैसा दिया, सिमें चाइना से मंगवाई, हम सब लोगों को खरीदी और 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आज मुकेश अंबानी कुछ भी नहीं करते हैं, जियो को चलाते हैं जियो के इंजीनियर, और जियो को यूज करते हैं जियो के कस्टमर, जियो की सिम बेचते हैं जियो के दुकानदार। 1500 करोड़ महीने का प्रॉफिट है साहब मुकेश अंबानी जी, 1500 करोड़ महीना कमा रहे हैं। करते क्या है, कुछ नहीं, 3% संभालने का काम करते हैं, 97% वो 15,000 दुकानदार और वो 15,000 कर्मचारी और 63 करोड़ आप और मेरे जैसे ग्राहक करते हैं। ग्राहक की गारंटी नहीं है, मैं आज एयरटेल की सिम ले सकता हूं, मैं कल बीएसएनएल की ले सकता हूं, मैं जियो में छोड़ सकता हूं, नहीं जा सकता, बट कर्मचारी वही रहेगा। कर्मचारी भी छोड़ सकता है, दूसरा ले, दुकानदार भी छोड़ सकता है, दूसरा ले लेगा। कोविड आया था ना, तो मुकेश अंबानी ने, मतलब मैं आपको, मेरी आदत है साहब, मैं सामने वाले को इतना आसान बताना चाहता हूं कि उसको लगे यार इससे आसान तो वही है, और मैं वही कर रहा हूं।
कोरोना आया, मुकेश अंबानी साहब ने अपने फ्लाइट के ड्राइवरों को, इधर उधर डॉक्टरों को और को सबको बुला के बोला, अरे डॉक्टरों को बोला, अरे भाई लीलावती हॉस्पिटल से डॉक्टर आए जो कि उनकी माँ के नाम पे है, तो डॉक्टरों को बुला के उन्होंने बोला, भाई बताओ इस कोरोना से बचने का कोई रास्ता है क्या? बड़े लोग मर रहे हैं दुनिया में। उनका हाँ साहब है, आदमी से मत मिलो। बोले हैं? बोले आदमी से नहीं मिलो। बोला आदमी से ना मिले तो कोरोना क्या बिगाड़ेगा? बोला कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बोला पक्की बात है? बोला पक्की बात है, कोरोना सिर्फ आदमी से फैलता। उनका यार भारत में रहेंगे तो आदमी जुड़ेगा ही नहीं। वो भारत में एक से मिलो चार मिलते हैं, एक से बचने की कोशिश करो तो चार और टकरा जाते। भारत में तो नहीं बच सकते, तो क्या करें? पायलट को बुलाया, बोला हवाई जहाज तैयार करो और दुनिया में ऐसी जगह पे चलो जहां पे आदमी नहीं मिलते। उसने कहा साहब मॉरिशस के जंगलों में हॉलीडे होम मिलते हैं, जहां 20 किलोमीटर तक आपका एरिया होता है और आपकी परमिशन के बगैर परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। मॉरिशस गवर्नमेंट ऐसी सुविधा देती है। उसने कहा फंड ट्रांसफर अकाउंट में कर दो उनके, कोरोना जब तक रहेगा तब तक अपन वही रहेंगे। एंटीलिया को खाली किया, बाप बेटा बीवी बच्चे सब फ्लाइट में चढ़े और मॉरिशस जाके बैठ गए। बिगाड़ ले कोरोना। क्यों बैठ गए? क्योंकि धंधा पीछे से चल रहा। 3% था ना, 97% वो 15,000 कर्मचारी और 15,000 दुकानदार चला रहे थे। लेकिन वो कर्मचारी जा सकते थे क्या? वो भी जियो में है, वो भी कोरोना से बचना चाहते थे। वो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, बहुत सारे मर गए कोरोना से। वो दुकानदार जा सकते हैं क्या? वो भी जियो की सिम बेच रहे हैं। वो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, वो भी मर गए बहुत सारे। लेकिन मुकेश अंबानी का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? चले गए। जयपोल गेटी के सिद्धांत को फॉलो किया था। वो कर्मचारियों ने थोड़ा ही जयपोल गेटी के सिद्धांत को माना था। उन्होंने अपने बापू की मानी थी, अपने गुरु की मानी थी, अपने मेंटोर की मानी थी, अपने टीचर की मानी थी। जयपोल गेटी की थोड़ी मानी थी। पता ही नहीं है जयपोल गेटी कौन था। उन दुकानदारों ने थोड़ा ही जयपोल गेटी की बात को माना था। उन्होंने भी अपने चाचा का, दादा का, ताया का, बुआ का, पड़ोसी का, दोस्त का, रिश्तेदार का माना था। जयपोल गेटी की थोड़ी मानी थी। बट मुकेश अंबानी ने जयपोल गेटी की बात को माना, इसलिए उसने ऐसा बिजनेस बिल्ड किया कि वो चला गया। और मैं उसके साथ, मुकेश अंबानी के साथ एक उदाहरण और देना, मेरा खुद का ही दे देता हूं, क्योंकि जूम कॉल में आप साथी बैठे हो, आपके बिजनेस के बारे में पता नहीं है, मेरे बिजनेस का मेरे को पता है, मैं बता दूं। 22 मार्च को, 9 मार्च को मैं घर आया था। 22 मार्च को शायद रात को मोदी जी ने बोला था भारत बंद, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। मेरे को पता चला कोविड से बचने का एक ही तरीका है, आदमी से मत। मैंने मेरे बाहर के गेट पे अंदर बाहर दोनों साइड डाला। मैंने कहा भी घर में रहो, बाहर जाना ही नहीं, और गए नहीं। और कोरोना ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कोरोना चला गया। हाँ, मेरे को कोविड हो गया था, वो इसलिए हो गया कि एक आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर नौकरी करने वाला नौकरी करते वक्त कोरोना लेके मेरे घर आया और मेरे को देके चला। बट वो थैंक्स गॉड आरसीएम के प्रोडक्ट की पावर, कि आरसीएम का इतना सारा न्यूट्रिशन, इतना सारा ओरिजिनल प्रोडक्ट खाया हुआ था कि मेरा पूरा परिवार कोविड से रिकवर हो गया, वो भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए बगैर। हालांकि मेरा सिटी स्कोर 21 हो गया था। 21 वाले सिटी स्कोर में डॉक्टर के अग्रवाल मर गए थे, जो कोविड टास्क फोर्स के इंडिया के चीफ थे। लेकिन मैं 21 के स्कोर में भी जिंदा निकला। क्यों निकला? ड्यू टू आरसीएम के गामा ओरिजिनल, न्यूट्रिशन की और अदर प्रोडक्ट की पावर। लेकिन वो नहीं बच पाए, बहुत सारे लोग मर गए। क्यों मर गए मालूम है? क्योंकि कोरोना से बच नहीं पाए, क्योंकि मजबूरी थी। कोविड के दौरान भी उनको लोगों से मिलना पड़ा, उनको काम करना पड़ा। लेकिन मैं नहीं मिला, 2.5 साल तक कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे पास में भी वही काम था जो जयपुर गेटी साहब का बताया हुआ। आरसीएम में साहब पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख लोग मेरी टीम में, 30,000 लोग काम करते हैं, 90% लोग काम नहीं करते। पहले ही बता देता हूं, यहां 90% लोग काम नहीं करेंगे। क्यों? इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री है। ना आने का पैसा लगता है, ना जाने का पैसा लगता है। अभी जूम मीटिंग को देखेगा, ज्वाइन करेगा, शाम तक 2 4 5 पप्पू पान वालों से मिलेगा। पप्पू पान मतलब पान बेचने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे अनाड़ी आदमी से मिलेंगे, 2 4 5 लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस बिजनेस का आड़ा तिरछा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं जानते, उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बोलेंगे? शाम को बोलेंगे नहीं 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 कुछ नहीं, छोड़ देंगे। सुबह एंट्री लेंगे, शाम को एग्जिट मार देंगे। तो 90% ऐसे आएंगे। 3 प्रकार के लोग इस बिजनेस में आते हैं, बीच में बता। पोजर, एमेच्योर, प्रोफेशनल। पोजर वो जो लॉटरी मान के इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं।
60% लोग आपके साथ जो ज्वाइन करेंगे वो एज ए लॉटरी करेंगे। मैं मेरी स्लाइड का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन आपसे बिना स्लाइड के बात कर रहा हूं ताकि आपको बात पूरी समझा सकूं, क्योंकि स्लाइड होती है तो मैं बंद जाता हूं, वो मेरे को पूरा टाइम टाइट रखती है चलाने के लिए। 60% लोग पोजर्स आएंगे आपके बिजनेस में। जब भी आप किसी को जोड़ो, याद रखना 100 में से 60 ऐसे आएंगे जो लॉटरी के तरीके से इस बिजनेस को ट्रीट करेंगे, वो आरसिम नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं कौन है, इसलिए हमें तो सबको बताना है। 60% पोजर्स होंगे, 30% एमेच्योर होंगे, और मैं ये तीनों कैटेगरी में रहा हूं, बताऊंगा आपको। 30% एमेच्योर होंगे। एमेच्योर यानी ऐसे लोग जो ये सोचेंगे 2 3 4 ढंग के लोग जुड़ जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं, जो कि कभी नहीं हो सकता। और 10% ऐसे लोग आएंगे जो प्रोफेशनल होंगे, और वो 10% लोग ही मेरी टीम में है। 3 लाख लोगों का मैंने नेटवर्क बनाया, 30,000 लोग आज मेरी टीम में है। वो सुबह से लेकर शाम तक, गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक और गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक के जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे मेरा टर्नओवर होता है। महीने का मेरा टर्नओवर, साल के टर्नओवर की बात करो तो 30 करोड़ होता है रुपए में, महीने की बात करोगे तो 3 करोड़ होता है। और उसकी वजह से 1.5 2 लाख रुपए महीने की इनकम, 1.5 तो नहीं आती है, 1.25 2 के बीच में मेरी इनकम रहती है, यानी 20 लाख रुपए सालाना मेरे को इससे पैसे आते हैं। मैं कुछ करूं ना करूं, वो लोग सुबह अभी साबुन से नहाएंगे। मैं जब ये जूम चालू किया था तो मेरे कई साथी जूम कॉल में बैठे थे, अभी भी चालू बैठे। मैंने नहीं बोला उनको बैठो, लेकिन वो तो बैठे हैं ना। मैंने तो उनको बोला जितेंद्र जी योगा समझाते हैं, स्वस्थ रहना है तो जितेंद्र जी से मिलो, और कामयाब होना है तो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी मिलो, और वो दोनों सुबह आपको 5 बजे जूम कॉल में मिलते। तो ये जूम का नंबर है, इसमें ज्वाइन कर लो, मैं लिंक भेज देता हूं। जिसको आना होता है आ जाता है, नहीं आना होता है नहीं आता। मैं पकड़ के ला नहीं सकता, मैं पकड़ के निकाल नहीं सकता। वो 30,000 लोगों ने सामान खाया, टर्नओवर क्रिएट हुआ, टर्नओवर क्रिएट हुआ, पैसा आ गया। अब मान लीजिए आज मेरी बीवी से झगड़ा हो गया मेरा, मैं बोलूं कि आज मेरी भूख हड़ताल है, मैं ना नहाऊंगा, ना खाना खाऊंगा, ना कुछ और करूंगा, सोया रहूंगा। तो क्या वो 30,000 लोग आज हड़ताल पे जाएंगे? बोले जी आत्माराम जी नहीं नहा रहे हैं, हम भी नहीं नहाएंगे। आत्माराम जी चाय नहीं पी रहे, हम भी नहीं पिएंगे। आत्माराम जी खाना नहीं खा रहे हैं, लाल बहादुर जी हंस रहे हैं कि नहीं साहब ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, वो करेंगे, वो करेंगे तो टर्नओवर होगा, वो करेंगे तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो डीसी साहब जी पैसा भेजेंगे। अब मैं मरूं जीऊं कपूं कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार। धीरूभाई अंबानी मरे तो भी रिलायंस का साम्राज्य खड़ा है, मुकेश अंबानी अमीर है। आत्माराम मरेगा तो भी आत्माराम का साम्राज्य खड़ा रहेगा, बच्चे अमीर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्माराम ने जयपुर नीति के सिद्धांतों को मान लिया, बापू के कहे हुए सिद्धांत छोड़ दिए, दादा के बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया, दोस्त के बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया, पड़ोसी के बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया, रिश्तेदार के बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया। मेरे एक चाचा पुलिस में थानेदार थे, एक चाचा डॉक्टर है, लेकिन मैंने उनके मार्ग को नहीं पकड़ा क्योंकि वो अमीर नहीं थे। हाँ, वो मिडिल क्लास थे, मैं पुअर क्लास था, वो मिडिल क्लास थे। लेकिन जैसे ही मेरी पढ़ाई छूटी उन्होंने कहा बेटा तेरी किस्मत खराब है। जैसे ही मेरी पढ़ाई छूटी उन्होंने कहा बड़ा बदनसीब है, तेरी किस्मत खराब है, पढ़ लेता तो तेरा कुछ हो जाता। मतलब पढ़ेगा नहीं तो मरेगा। अरे इस दुनिया में नाम तो बताओ किसी एक अमीर का जो पढ़ा लिखा हो, जिसने एमबीए की डिग्री ले रखी हो। हाँ बाद में ले दी होगी, सरकारों ने दे दी होगी, वो अलग बात है। पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी अमीर हो सकते हो। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, बनोगे नहीं। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अरे किसने लिखा? जब पढ़ाई नहीं थी तो क्या लोग मरते थे, पैदा ही नहीं होते थे? धरती कैसे बन गई, इंसानियत कैसे खड़ी हो गई इतनी बड़ी? और पढ़ के अगर सब कुछ होता तो पढ़ाई से तो आज सब कुछ हो जाना चाहिए था। कितना बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को, वो फेक सुनोगे तो पता चलेगा। कितने लोग हैं आप में से जिनको साइकिल चलानी आती है? मेरे हिसाब से सबको चलानी आती है, सबको साइकिल चलानी आती है। कौन से स्कूल से डिग्री लेके आए हो साइकिल की? किस स्कूल में साइकिल सीखी थी? कहीं नहीं सीखी थी। मेरे को सिखा सकते हो? सिखा सकते हो। क्यों? चलानी आती है, सिखा सकते हो, डिग्री की जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल चलाना आता है? चलाना आता है। डिग्री नहीं है? नहीं है, मेरे को सिखा सकते हो।
मेरे को तैरना नहीं आता भाई साहब, मैं तैरने की डिग्री ला रहा हूं, कल मेरे साथ तैरने चलोगे? सीखोगे? नहीं सीखोगे, पता है डुबो देगा। बुरा मत मानिएगा, अगर कोई पढ़े लिखे लोग बैठे हो तो माफ करिएगा मेरे को, गुरु कोई बैठे हो तो और बात ज्यादा माफ करिएगा। लेकिन हमारे स्कूलों में 90% में वो पढ़ाया जाता है जो सिर्फ बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं। आपको मालूम है इंजीनियर बेरोजगार क्यों घूमता है? गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी भी सुन रहे होंगे, विजय सर भी सुन रहे होंगे, मैं माफी मांगता हूं सभी लोगों से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंजीनियर बेरोजगार क्यों है? मालूम है? क्योंकि पढ़ाने वाला इंजीनियर है ना, वो इंजीनियर नहीं है, वो टीचर इंजीनियर है। वो इंजीनियरिंग का टीचर है, इंजीनियर नहीं है। वो आपको डिग्री तो दे रहा है इंजीनियर, बट वो खुद इंजीनियर नहीं है। जिसको खुद को हवाई जहाज नहीं उड़ाना आता ना भाई साहब, वो कितनी भी डिग्रियां ले ले हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीखा। जिसको साइकिल खुद को नहीं चलानी आती ना, जितनी मर्जी डिग्री ले ले साइकिल चलानी नहीं सीखा। जिसको खुद तैरना नहीं आता ना, डिग्रियों से बस्ता भरा हो फिर भी वो तैरना नहीं सिखा सकता। आपको मालूम है एमबीए वाले बेरोजगार क्यों घूमते हैं? क्योंकि एमबीए पढ़ा हुआ, जिस टीचर से पढ़ के आया है ना एमबीए, वो टीचर ने को खुद को मालूम नहीं घर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। उसके घर का बैलेंस नहीं बनाना आता, उसको घर को मैनेजमेंट करना नहीं आता, घर मैनेज नहीं होता है, और वो टीचर उसको मैनेजमेंट सिखा रहा है। मैनेजमेंट सीखा हुआ आदमी सिखाएगा ना तो बेरोजगार नहीं होगा। मैनेजमेंट पढ़ा हुआ आदमी मैनेजमेंट पढ़ाएगा तो बेरोजगार होगा। बट क्या आपने एमबीबीएस बेरोजगार देखा है? कोई डॉक्टर बेरोजगार देखा है आपने कोई? क्योंकि वहां पढ़ाया नहीं जाता है, वहां प्रैक्टिकल करवाया जाता है। वहां किताब में नहीं बताया जाता कि हार्ट इधर होगा चीर लेना जब अटैक आए तो, और स्टंट डाल देना। वहां फाड़ के दिखाया जाता है, स्टंट डलवाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ज्ञान वो काम का है जो प्रैक्टिकल हो। थ्योरिकल ज्ञान आपको ज्ञानी तो बना सकता है बट सक्सेसफुल नहीं बना सकता। और मेरे चाचा जी ने क्या बोला, तेरे ने थ्योरी पढ़ी नहीं, तूने थ्योरी पढ़ी नहीं तो तेरे को तो बेटा कुछ बनेगा नहीं। अब थ्योरी पढ़ के तू अमीर बन सकता था, थ्योरी तू पढ़ नहीं पाया, प्रैक्टिकल तेरे को कुछ हो नहीं सकता। अच्छा उनका कसूर नहीं था, वो सच कह रहे थे मैं अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने पढ़ी थ्योरी थी, उन्होंने प्रैक्टिकल उनको उनको किसी ने बताया ही नहीं ना। जयपुर गेटी ने ऐसा कोई फार्मूला बना के दिया जिससे सारे अमीर बने, तुम भी अमीर बन सकते हो, उनको किसी ने बताया नहीं। दाल रोटी चल गई, आगे देखने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा बड़े सपने नहीं थे। तकलीफ तो मेरे साथ थी ना, सपने बड़े थे, दाल रोटी से पेट नहीं भर रहा था, शाही पनीर चाहिए था सुबह शाम, थोड़ा साथ में डेजर्ट भी चाहिए थे, सपने मेरे बड़े थे। और जब मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि ये 4 काम है, तो मैंने कहा साहब ये 4 काम मेरे पास तो कैसे हो सकते हैं साहब, मेरे बिजनेस में तो नहीं हो सकते। तब उन्होंने कहा ये किट ले लो, ये कपड़ा ले लो। कंपनी का नाम है फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, और इस कंपनी के साथ आप जुड़ गए तो आपकी तकदीर नहीं, आपकी आने वाली कई जनरेशन की तकदीर बदल जाएगी। मैंने कहा साहब वो कैसे? बोले कंपनी ने भिलवाड़ा से स्टार्ट किया है, अभी हिंदुस्तान के कुछ ही राज्यों में, 18 सितंबर 2002 को पूरे भारत में लगभग बिजनेस हो गया था। बोले अभी हिंदुस्तान के कुछ ही राज्यों में है जिनकी जहां इसकी दुकानें खुल गई, अभी केवल कपड़ा है। आने वाले समय में कंपनी के पास में 100-200 प्रोडक्ट होंगे। उस समय उन्होंने 100-200 बोला था, बड़ा डर के बोला था, लेकिन आज मैं आपको बोलता हूं अगले 10 साल में आपको 1 लाख प्रोडक्ट आरसीएम की दुकान पे मिलेंगे। आपको सुई चाहिए, आलपिन चाहिए, कुछ भी चाहिए ना साहब, आदमी को छोड़ के बाकी जो भी चीज चाहिए वो सब आरसीएम की दुकान पे, इसको लिख लो, ये मिलेगा। तो उन्होंने कहा साहब सब कुछ मिलेगा, मैंने कहा ओके साहब। बोले सारा का सारा सामान डायरेक्ट आएगा, मैंने कहा ओके साहब। मेरे को क्या करना होगा? बोले आपको वही 4 काम जो सुनील भारती मित्तल ने किए, जो जयपुर बेटी साहब ने कही है, जो मुकेश अंबानी ने किए। अब मेरे को, मैं आपको मुकेश अंबानी को उदाहरण से दोबारा समझा, वो 4 काम जो मुकेश अंबानी ने किए वही 4 काम आपको आरसीएम में कर, मेरे अपलाइन ने मुझे इसी तरह समझाया और मैं आपको उसी तरह समझा रहा हूं। पहला, मुकेश अंबानी ने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट, आपको अमीर बनना है तो 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास नहीं है चिंता मत करिए, टीसी सर ने 10 लाख करोड़ आपके लिए लगाया और आपको 45% का पार्टनर बनाते हैं। इसका मतलब 4.5 लाख करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया जिस दिन आपने आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया।
यानी आरसीएम ज्वाइन करते ही आप 4,50,000 करोड़ के मालिक बन गए बिजनेस के। नोट दिस पॉइंट, 4.5 लाख करोड़ का धंधा आपका हो गया, मालिक हो गया। ये पार्टनरशिप टीसी सर ने आपको दे दी रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ, लिखित में दे दिया उन्होंने, लेकिन आपको ये राइट नहीं है उसमें कि आप उस पार्टनरशिप में कुछ बेच सको, आप उसमें बिल्ड करके अपना धीरे धीरे निकाल सको। क्योंकि सीधा टीसी सर देते तो 2 ही आदमी जाके निपटा दे टीसी साहब। यानी आपको 4.5 लाख करोड़ की पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए मिल गई, आप अपना धंधा कर सकते हैं। तो 45% के आप बन गए पार्टनर, 10 लाख करोड़ टीसी सर का इन्वेस्टमेंट है, उसके 45% के आप पार्टनर बन गए। इसलिए टीसी सर ने यूनिवर्सिटी में बोला था मालिक हो, मालिक मालिक हो, और वाकई में मालिक है दोस्त अपन। अब पहला आपको इन्वेस्ट करना है मुकेश अंबानी की तरह 2 लाख करोड़ का, आपने कर दिया 4.5 लाख करोड़ का। ओके, दैट्स इट, पहला कॉलम कंप्लीट, पहला राइट, ओके टिक कर दो। दूसरा, आपका बिजनेस होना चाहिए एफएमसीजी। चेक करिए साहब आरसीएम को ठोक बजा के, आपका बिजनेस होना चाहिए एफएमसीजी। तो क्या आपका बिजनेस एफएमसीजी है या नहीं है? यस, एफएमसीजी है। आरसीएम के अंदर वो प्रोडक्ट है जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक काम आते हैं। इवन गुड नाइट को रात को सोने वाली बेडशीट भी जो है ना, और रात को सोने वाले जो कपड़े हैं ना, वो भी आरसीएम के होते हैं। तो 24/7 इंटू 365 होल लाइफ आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है आदमी, यानी एफएमसीजी। तो पहला बिजनेस, दूसरा एफएमसीजी, तीसरा बहुआयामी। 15,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर है आरसीएम के पूरे इंडिया। आप जिधर जाओ ना उधर जाके झंडा गाड़ सकते हो। कारगिल में गाड़ दो, चाहे अंडमान निकोबार में गाड़ दो, चाहे कश्मीर में गाड़ दो, चाहे कन्याकुमारी में गाड़ दो, चाहे कच्छ में गाड़ दो, चाहे काजीरंगा में गाड़ दो, 15,000 पिकअप सेंटर, यानी बहुआयामी पूरे देश में फैला हुआ है। दुनिया की तैयारियां हो रही है। अब चौथा, 97% लोग करे, 3% आप करो। तो भाई साहब वो 7 साल के बाद हुए। 7 साल आपको मुकेश अंबानी जी की तरह नेटवर्क बनाना हो, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपया लगाया और 7 साल का समय लगा के पहले कर्मचारी भर्ती किए, फिर दुकानदार को सिम दी, फिर दुकानदारों को जोड़ा, उसके बाद 63 करोड़ ग्राहकों को जोड़ा। आसान थोड़ा ही था यार, मेहनत तो लगी थी ना। तो वो 7 साल आपको लगाने, वो मेहनत आपको करनी है। अब आपको साहब पैसा टीसीजी ने लगा दिया, प्रोडक्ट एफएमसीजी बना दिया, पिकअप सेंटर खुलवा दिए, लेकिन साहब वो आदमी भी टीसीजी जोड़ दे तो वो काम कोई नहीं। अगर ये बात अंबानी बोलता, भाई मैं पैसे दे दूंगा नेटवर्क बना दो जियो का, कोई बना के देता क्या? कोई नहीं बना देता, वो आपको बनाना। मुकेश अंबानी ने 5 से 7 साल लगाई, नेटवर्क बन गया। लेकिन मुकेश अंबानी वाले में एक तकलीफ थी, मुकेश अंबानी वाले में कोई ग्राहक उसका नेटवर्क नहीं बनवा रहा था, कोई दुकानदार नेटवर्क नहीं बनवा रहा था, कोई कर्मचारी नहीं बनवा रहा था, सारा उसी के प्रयासों से बन रहा था। आरसीएम वाले में बजाय जैसे आप ज्वाइन करते हो, आप एक आदमी को ज्वाइन कराते हो, यही पावर उसको ट्रांसफर कर देते हो। तो आप भी नेटवर्क बना रहे हो, वो भी बना रहे, वो भी आगे यही ट्रांसफर कर देता है, तो वो भी आप भी बना रहे हो, वो भी बना रहे हो, उसके आगे वाला भी बना रहा है, और इस तरह करते 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 पूरे हिंदुस्तान में ये नेटवर्क बनने लगा। और यही कारण है कि आप कंपाउंडिंग बड़ी तेज होती है। मुकेश अंबानी को जियो से रेवेन्यू 7 साल बाद स्टार्ट हुआ मिलना, आत्माराम को आरसीएम से रेवेन्यू दूसरे दिन ही मिलना शुरू हो गया। जैसे ही ज्वाइन किया, 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, 500 का चेक आ गया। मैंने कहा यार धंधा तो काम करता है। ठीक है, छोटे मोटे चैलेंज आए, बाधाएं आई, लोगों ने मजाक किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या करें, करना है ना यार। शुरू में लोगों को नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा, कौन सा सारी चीजें समझ में आएगी। बिस्लेरी ने 7,000 करोड़ में टाटा के साथ डील की है 1965 में, बिस्लेरी किसी को समझ में नहीं आ रहा, बोला बोतल में पानी डाल के बेच दो, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आज 7,000 करोड़ में टाटा से 50% की डील कर रहा है, मतलब 40,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो गया। लेकिन वो साम्राज्य खड़ा करने में जिस दिन शुरू किया था ना, उस दिन लोग हंसे होंगे, मजाक उड़ाया होगा, सब कुछ किया होगा। आपका भी करेंगे, मेरा भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बीजी चावड़ा जी पे नहीं हंसे होंगे, बिलोड़ा के लोग टीसीजी पे नहीं हंसे होंगे। अरे पूरा परिवार हंसा था, पंचायत बैठाती थी, बोले पागल हो गया। आज वो पंचायत पागल है, पता नहीं कौन सा इसने अंपायर खड़ा कर दिया, सारा पूरा हिंदुस्तान भागा पड़ा है। मतलब आप सोचिए, दुनिया से हटके कुछ भी करोगे, दुनिया हंसेगी। बट एक बात याद रखिएगा, मुकेश कोठारी जी का बोला हुआ शब्द है,
दुनिया मानेगी भी तब जब दुनिया से हटके कुछ करोगे। मेरे बाप खेती करता था, मैं भी खेती करूंगा, काहे को कोई हंसेगा मेरे पे? मेरा पड़ोसी दूध बेचता है, मैं भी दूध बेच रहा हूं, काहे को कोई हंसेगा मेरे पे? मेरा बच्चा मिडिल स्कूल में जाता है, मैं भी मेरे पड़ोसी का बच्चा मिडिल स्कूल में जाता है, मेरा भी मिडिल स्कूल में जाएगा, काहे को हंसेगा कोई मेरे पे? वो साइकिल पे चल रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, मैं भी फटफटी में चल रहा हूं, काहे को हंसेगा कोई मेरे पे? लेकिन अगर मैं उनसे हटके करूंगा तो हंसेंगे, बिना कपड़ों में निकलूं बाहर, हंसेंगे नहीं तो देख लेना। दुनिया से हटके कुछ भी करोगे दुनिया हंसेगी, बट दुनिया मानेगी भी तब जब दुनिया से हटके कुछ करोगे। और आज से बिजनेस भाई साहब दुनिया से हटके करने का है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया से हटके करने का है। और जब दुनिया से हटके करोगे तो आपको वो बना देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया, मैंने ज्वाइन किया, मैं कर गया। ठीक है, शुरू में मेरी बीवी ने थोड़ा सा मेरा मजाक, मेरे को डांटा फटकारा, मेरे परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, ससुराल वालों ने, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। आज तो उस समय हमारे पास दिखाने के लिए चेक नहीं थे, सेमिनार नहीं थे, प्रोडक्ट नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, कुछ नहीं था। आज आपके सामने वो चैलेंज नहीं है, पकड़ के आर से वर्ल्ड ले जाओ, आर से वर्ल्ड ले जाओ, वो क्या उसके काका के जी को भी समझ में आ जाएगी। बड़े से वंडर वर्ल्ड में घुमा दो, बीजी सर के सेमिनार में बिठा दो, सुबह की जूम कॉल में बिठा दो, आरसेम का वीडियो दिखा दो। अभी डीसी सर का प्रोग्राम चल रहा है, आरसेम न्यूज़ ऑफिशियल चैनल और यूनिक एजुकेशन चैनल में इतने वीडियो पड़े हैं, कोई भी दिखा दो, 1 घंटा पकड़ के, बोला 1 घंटा देख ले, 1 घंटे बाद में बताना, 1 घंटे बाद वो ज्वाइन कर लेगा। मेरे को तो आज भी कोई बोलता है ना बेवकूफ बनाने का धंधा है, मैं बोलता हूँ ये वीडियो देख लेना, उसके बाद बताना, और नहीं बताया तो फिर देख लेना, मैं जो बोलूंगा वो खतरनाक होगा, उसको देखना भी पड़ता है। क्यों? पंगा बेरी से ले लिया उसने, पंगा बेरी से ले लिया, और वो वीडियो देखता है, बाद में बोलता है यार ज्वाइन करवा लो। आज सब कुछ आसान है दोस्त, लेकिन मुश्किल क्या है मालूम है? कुछ ऐसे काम जो हम नहीं कर रहे हैं वो मुश्किल है साहब। कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर रहे, वो मुश्किल है। मैंने वो किए, मैंने ये 4 सिद्धांतों को माना, मैंने बिल्ड किया, और मैं पूरे इंडिया में जाता हूं ये चारों सिद्धांत पे बात करूं। हाँ, 90% नहीं करेंगे, मत करने दो ना यार, मत करने दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मत करने दो, सारे कर लेंगे। मेरी टीम में रेलवे वाले बहुत सारे लोग कामयाब है, बहुत सारे लोग नहीं है। अगर सारे रेलवे वाले कामयाब हो जाए, ट्रेन कैसे चलेगी? मोदी जी बोलेंगे ट्रेन कैसे रुकी? बोला सब आरसी में डायमंड हो गए। बोला आरसी को बंद करो, ट्रेन को चालू करो, चली नहीं पाएगी आरसी, सारे कामयाब हो गए तो। सारे अगर कामयाब हो जाते तो स्कूल कौन चलाएगा? सारे कामयाब हो जाएंगे, दूध कौन बेचेगा? मैंने सारे दूध वालों को प्लान दिखाया, वो एक भी नहीं आया, क्योंकि सबसे कमजोर दूध वाला मैं ही था, एक भी नहीं आया मेरे साथ। शुक्र है भगवान का वो नहीं आए, अगर वो आ गए होते तो सारे रूबी बन गए होते मेरी तरह, तो आज दूध कौन बेचता? अगर दूध नहीं आता तो बच्चे भूख मर जाते, बच्चे भूख मर जाते, सरकार आरसीएम को बंद करवा देती, बोले बंद करो आरसीएम, दूध बिकना चाहिए, आरसीएम बंद होना चाहिए। शुक्र है सारे दूध वाले नहीं आए, मैं तो कहता हूं धन्यवाद। 90% को समझ में नहीं आ रहा है, यही हमारे 10% के लिए अच्छा है। जिसको प्लान दिखाओ वो ज्वाइन करे, जिसको प्लान दिखाओ वो ज्वाइन करे, और जो ज्वाइन करे वो सक्सेस हो गए, तो आरसीएम छोड़ के कोई और धंधा ढूंढ लेना, आरसीएम के काम होने वाला है पूरा। जो दिखाते ही ज्वाइन कर ले, प्लान दिखाते ही ज्वाइन कर ले, और ज्वाइन करते ही 2-4-6 महीने काम करे, रॉयल्टी टैक्स निकला जाए, तो समझ लेना आरसीएम छोड़ने का वक्त आ चुका है। उदाहरण से समझा दो, एक जमाना था जब मोबाइल चॉइस थी, एक जमाना था जब मोबाइल चॉइस थी। आज चॉइस है क्या? आज मजबूरी है, आज मजबूरी है। एक जमाना था जब नौकरी चॉइस थी, आदमी जाता था छोड़ के आ जाता था। एक जमाना था जब नौकरी चॉइस थी, बट आज नौकरी मजबूरी है। दोस्त, आज जमाना है आरसीएम चॉइस है, कल मजबूरी बनने वाली।
मजबूरी बने उससे पहले समझ लेना। दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोफेशन है नेटवर्क मार्केटिंग आपसे बिजनेस, जहां बाई चॉइस नहीं आते, बाई चांस आते। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था ना, मेरा कोई प्लान नहीं था। दूध बेचना मेरा प्लान था, दूध बेचना मेरा प्लान था, खेती किसानी मेरा प्लान था, झोला छाप डॉक्टरी मेरा प्लान था। दुनिया में आप जो कुछ भी है ना साहब, जो कुछ भी आज आप है ना, वो अपनी वजह से है, आपकी चॉइस की वजह से है। आपकी शादी अगर हो गई है ना, तो वो भी आपकी चॉइस थी कि मुझे शादी करनी है। ऐसा नहीं रोड रोड जा रहे थे, एक लड़की मिली, हाथ पकड़ा और आपके घर दुल्हनिया बन के आ गई। या आप लड़की थी, रोड रोड जा रही थी, एक लड़का मिला और आप दुल्हन बन के उसके घर चली गई। ऐसा नहीं हुआ। इट इज ओनली एंड ओनली योर चॉइस। बट आप इस बिजनेस में जब आएंगे ना, तो बाई चॉइस नहीं आएंगे, बाई चांस आएंगे। बाई चांस तुक्के से कोई आएगा, आपको ज्वाइन करवा के चला जाएगा, या आप ज्वाइन करके आ जाएंगे। बाई चॉइस नहीं, बाई चांस ज्वाइन करोगे। बट याद रखिएगा एक बात को, लिख लो अच्छे से, आप बाई चांस आ तो सकते हो इस बिजनेस में, बट बाई चांस कामयाब नहीं हो सकते हो। उसके लिए आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। विदाउट एनी चॉइस आप सक्सेस नहीं हो सकते। और आरसीएम बिजनेस में सफल होना है, क्या करना है, एक छोटी सी स्लाइड दिखा के मैं मेरी वाणी को विराम दे दूंगा, मैं आज के प्रोग्राम को एंड करूंगा। लेकिन एक स्लाइड में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने कहीं से ली है ये, और मैं इसकी आपके सामने एक झलक लेके आना चाहता हूं। मैं इसका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। आरसीएम बिजनेस में सफलता का सीक्रेट क्या है साहब, बस ये इतना सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारी जगह पे मैं जाता हूं, बहुत सारे लोग पूरे एरिया में मेरे सेमिनार होते रहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं। तो वो पूछते हैं, सर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। सीक्रेट ये है स्पीड। सक्सेस का एक ही सीक्रेट है साहब, स्पीड। बहुत ज्यादा काम बहुत कम समय में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बर्फ की दीवार बनाने जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आरसीएम बिजनेस बर्फ की दीवार बनाने जैसा है। आप बर्फ की दीवार कैसे बनाते हो, आप एक पत्थर लेके, एक सिल्ली, एक टुकड़ा बर्फ का लेके आते हो, रखते हो, फिर आराम करते हो, चाय वाय पीते हो, खाना वाना खाते हो, उसके बाद में फिर एक टुकड़ा और लेके आते हो, तो बर्फ की दीवार बन जाएगी? जवाब है नो, नहीं बनेगी। अगर आपको बर्फ की दीवार बनाना है, तो आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे बर्फ के टुकड़े एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे, तभी आप बर्फ की दीवार बना पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी सेम बर्फ की दीवार बनाने जैसा है, आरसीएम बिजनेस भी बर्फ की दीवार बनाने जैसा है। आप इसको धीरे धीरे नहीं कर सकते। कई बार कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप दुनिया की कोई रेस जीत सकते हो, बट आरसीएम बिजनेस में नहीं जीत सकते। भाई साहब मैं सीधा बोलता हूं, मैं बुराई थोड़ा सा कड़वा मतलब आदमी मेरे को लोग बोलते हैं, मेरे को थोड़ा सा मतलब कड़ा, वो सिद्धांतिक आदमी लोग बोलते हैं। मेरे अपलाइन गुरुदेव बीसी चावला जी, इंद्राज सर, राजाराम जी, सब लोग ये चीज बोलते हैं कि यार तू बड़ा हार्ड है थोड़ा सा। मैं हार्ड इसलिए हूं कि मैंने हार्ड देखा है, मेरे को पता है ये बिजनेस के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। पूरी जिंदगी संघर्ष करके मरने से अच्छा है 5 साल दबा के इस बिजनेस में लगा दिए जाए और वो सारा काम कर दिया जाए जो 50 साल में करना हो। लोग 500 साल में नहीं करेंगे ना दोस्त, वो आप 5 में कर दोगे। बहुत सारा काम करना है और बहुत जल्दी करना है। अब क्या करना है जल्दी में? जल्दी में ये काम करना है। दूसरा सीक्रेट है, हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में है। इसके अलावा कोई भी आदमी आरसीएम का नाम आपको कुछ भी बोले तो उसका ज्ञान कम है, उसको अभी सीखने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को जोड़ने का है। एक आदमी को आपने जोड़ा, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसकी लिस्ट में 20 लोगों के नाम आएंगे। उन 20 लोगों को जाइए, प्लान दिखाइए, 10 लोग ज्वाइन करें। अब आप 10 लोगों को ज्वाइन करवाइए, वो 10 लोगों की लिस्ट बनवाइए, 20-20 200 लोग होंगे। 200 को जाइए, प्लान दिखाइए, 100 लोग आएंगे। 50% जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने वालों में 90% कुछ करेंगे नहीं, ये पहले बता रहा हूं। 100 लोग आएंगे। अब वो 100 की 20-20 की लिस्ट है, 2000 लोग, 2000 को प्लान दिखाइए, 1000 लोग, 1000 लोग होंगे, फिर 20-20 की लिस्ट 20,000 लोग। एक आदमी अगर आपके पास हो तो आप दुनिया को फतेह कर सकते हैं, बशर्ते आपको लिस्ट बनाना था। और अत्री साहब का एक वीडियो पड़ा यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल पे, आप देखिएगा, उसमें लिस्ट बनाने के बारे में अत्री साहब ने बहुत अच्छा बताया हुआ है। तीसरा सीक्रेट क्या है?
सफलता 5,000 चीजों को सही करने के बारे में नहीं है, सफलता एक सही चीज को 5,000 बार करने के बारे में। बीसी सर बताते हैं ना कि वो एक कुश्ती पहलवान था और उसका हाथ टूट गया और उसके गुरु ने वो उसको एक ही एक दांव सिखाया, 5,000 बार एक ही एक दांव सिखाया। परिणाम क्या हुआ? जब वो कुश्ती में गया तो वो जीत गया, क्योंकि उसने एक दांव को 5,000 बार सीखा था, 5,000 दांव नहीं सीखे। सफलता एक सही चीज को 5,000 बार करने के बारे में, और वो एक सही चीज है सी मोर पीपुल शो मोर प्लान। ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना, ज्यादा लोगों से मिलना, बिकॉज सीक्रेट नंबर 4, टीम भीड़ में से ही बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग टीम का बिजनेस है। आज से बिजनेस टीम का बिजनेस है। टीम नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जे पॉल गेट्टी के सिद्धांत, बिजनेस, एफएमसीजी, बहुआयामी, 97% वर्सेस 3%, चारों बातें टीम वाले बिजनेस में लागू होती है। मुकेश अंबानी के पास जियो की 31,000 लोगों की टीम है और 63 करोड़ लोगों का जियो का नेटवर्क है, यानी 63 करोड़ लोगों का एक नेटवर्क है। आपको भी सक्सेस टीम बनाने से मिलेगी। नेटवर्क बनाओगे लेकिन टीम नहीं बनेगी। टीम का मतलब ऐसे कुछ लोग जो उसी काम को कर रहे हैं जिसको आप कर रहे हैं। अब एक आदमी मेरी टीम में जुड़ा हुआ है, ना वो मीटिंग में आता, ना मीटिंग लेता, ना प्लान दिखाता, ना ज्वाइनिंग करवाता, ना कुछ और करता, हर महीने 10,000 का सामान लेता है। दिस इज माई नॉट माई टीम, दिस इज माई नेटवर्क। जियो के 63 करोड़ ग्राहक मुकेश अंबानी की टीम नहीं है, वो ग्राहक है, वो नेटवर्क है उसका। लेकिन मुकेश अंबानी का जियो चलता टीम की वजह से, जो उसकी 15,000 लोगों की टीम है जिससे जियो चलता है। आपका और मेरा बिजनेस भी टीम से चलेगा, लेकिन टीम कब बनेगी? जब हम भीड़ बनाएंगे। टीम भीड़ में से ही बनती है। लोग टीम बनाने में नहीं बल्कि भीड़ खड़ी करने में फेल हो जाते हैं। बीसी सर ने क्या किया? रिवर जाके चेक करो ना। हिंदुस्तान में घूम घूम के बीसी सर का पहला टारगेट क्या था? 1 लाख लोगों को, सॉरी 1 करोड़ लोगों को कपड़ा बनाना मेरा पहला टारगेट है। ये बीसी सर की ऑडियो में बोला हुआ है, बीसी सर ने मीटिंगों में बोला हुआ है। मेरे शहर में तो पहली मीटिंग हुई थी बीसी सर की, उसमें मैंने लाइव सुना हुआ है बीसी सर। 1 लाख लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा पहला टारगेट है जी, एकदम बीसी सर के शब्दों में बोल रहा हूं। 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा पहला टारगेट, ये बीसी सर का टारगेट था। आज 1 लाख था उस समय शायद, सॉरी 1 लाख लोगों को कपड़ा पहनाना मेरा पहला टारगेट है, और वो आज 3 करोड़ लोगों की टीम खड़ी कर दी। सबसे पहले बीसी सर ने पूरे भारत में घूम घूम के भीड़ इकट्ठी की। पहले 500 लोग सेमिनार में नहीं आते थे, बिराड़ा में प्रोग्राम करते थे, 200-250 लोग होते थे। बीसी सर ने 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख लोगों के सेमिनार किए। रेवाड़ी यूनिवर्सिटी में 2 लाख लोग थे, भिलवाड़ा विजय उत्सव में 2 लाख लोग थे। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, तालकटोरा, इंडोर स्टेडियम, ओपन स्टेडियम, कुछ नहीं छोड़ा, केवल एक ही काम किया था, भीड़ खड़ी। क्योंकि बीसी सर को मालूम था भीड़ खड़ी हो जाएगी तो उसमें से टीम निकल जाएगी। बिकॉज मिस्टर सुरेंद्र वास, मिस्टर राजाराम सारण, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़, मिस्टर एस अत्री साहब, मिस्टर विजय विनोदिया जी, मिस्टर महावीर सारण, मिस्टर इंद्राज बेड एंड सो मिस्टर, ये जितने भी लोग बीसी सर की टीम का हिस्सा है आज, ये सब भीड़ में से आए थे। अगर आपको और मेरे को इस बिजनेस में जीतना है ना दोस्तों, तो हमें भीड़ इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि अगर भीड़ खड़ी करेंगे तो टीम भीड़ में से निकल जाएगी, टीम भीड़ में से बन जाएगी, और सीक्रेट फोर्स से हम इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। और ये इस तरह आगे बिजनेस की एग्जांपल है, इसमें मैं आज बात नहीं करूंगा, समय आ जाए। एक ही चीज कहना चाहूंगा, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन वर्किंग। 10,000 बीवी कर लिया, भिलवाड़ा आ रहे हैं, 15,000 बीवी कर लिया, 15,000 बीवी कर लिया, भिलवाड़ा तैयार हो गया एक आदमी, और भिलवाड़ा आ गया, वो दिल्ली भी जा आया, वो भिलवाड़ा भी आ गया, वो सब कुछ आ गया, कुछ नहीं करेगा। हाँ, दिखाना है उसको, दिखाना है उसको, दिखाए बगैर चलेगा नहीं। मुकेश अंबानी को अपने बिजनेस के लिए कहीं भी जाना हो तो मौसम खराब नहीं होता है। मुकेश अंबानी को जियो के लिए आज सिंगापुर में कोई मीटिंग करनी हो तो मौसम खराब नहीं होता है।
बच्चों की परीक्षा नहीं रोकती है उसको, ना मौसम रोकता है, ना बच्चों की परीक्षा रोकती है, ना बीवी नीता अंबानी रोकती है, कोई नहीं रोकता है। बट हमें हमारी कंपनी का इनोग्रेशन है, 45% की जिसके पार्टनर है उसका इनोग्रेशन है, उसमें जाना हो तो कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो मेरे को बोलते हैं सर क्या करें उस महीने तो हमारे घर में शादी है। मैंने कहा आगे कर दो 1 महीना, मेरे भी घर में शादी है। मैंने तो बोल दिया या तो शादी तुम लोग करो मैं नहीं रहूंगा, या फिर शादी है तो शादी को आगे कर दो, मेरे को रखना है। चॉइस आप लोग की है, या तो शादी आगे करेंगे या अपने को बरी करेंगे। अगर शादी आगे नहीं करेंगे तो पता है अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस शादी में। और शादी आगे कर देंगे तो अपन प्रोग्राम के बाद आ जाएंगे क्योंकि अपने को पता है अपनी इंपॉर्टेंस। यानी वो आगे करे पीछे करे कुछ भी करे, मेरे को मतलब एक ही है, अगर मैं इस बिजनेस में हूं और मेरी कंपनी का इनोग्रेशन है और मैं अगर वहां नहीं हूं तो भाई साहब मैं बिजनेस में नहीं हूं। बात करते, मेरी कंपनी का इनोग्रेशन हो रहा है, मेरी कंपनी का, और मैं मालिक हूं उस कंपनी का, और मैं अगर इनोग्रेशन के दिन भिलोड़ा में नहीं हूं तो मैं वहां नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं इस बिजनेस में नहीं हूं। अगर आज से वर्ल्ड का इनोग्रेशन है 4, 8, 11 और 15 फरवरी, और उसमें से एक डेट वो है जिसमें आपका है, और अगर आप उस दिन वहां नहीं हो तो माफ करिएगा दोस्त, मुझे ये शब्द में बोलना नहीं चाह रहा हूं बट बोल रहा हूं, आप इस बिजनेस में नहीं हो। फिर आप नौकरी कर रहे हो किसी के पीछे, अपलाइन की चाहे कंपनी की चाहे, अगर इनोग्रेशन डे पे आप भिलवाड़ा में नहीं हो ना तो आप नौकरी कर रहे हो दोस्त, आरसी बिजनेस में मालिक नहीं है, मालिक नहीं है। क्योंकि इनोग्रेशन आपकी कंपनी का है, हमारी कंपनी का नहीं है, मेरी कंपनी का इनोग्रेशन है, मेरी कंपनी का इनोग्रेशन, मैं मालिक हूं। और इनोग्रेशन डे पे 4, 8, 11, 15 को मैं नहीं हूं तो मुझे राइट नहीं है कि मैं सक्सेस के बारे में सोच भी पा सकूं। मिलेगी तो नहीं वो तो गारंटी है, सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब आपका थॉट वो होगा कि मेरा 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और मैं 4.5 लाख करोड़ लगा दिए, अब 5 से 7 साल लगाऊंगा और जे-पॉल गेट्टी के सिद्धांतों को हर बार सामने रखो और कंपेयर करोगे अपने आप को मुकेश अंबानी से, कंपेयर करोगे अपने आप को गौतम अडानी से। अरे छोड़ दो छोटे लोगों से कंपैरिजन करना, छोटों से तुलना करोगे छोटे रहोगे, बड़ों से तुलना करोगे बड़े बन जाओगे। इसलिए कंपैरिजन उनसे करो, सोचो तो उनके जैसा सोचो और करो तो उनके जैसा करो। क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, समडे वन डे यू विल बिकम रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उसे ढूंढो जो अमीर है और देखो वो क्या करता है और फिर वो करो जो वो करता है, एक दिन तुम भी वो बनोगे जो वो बनो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय आर।